प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में इतिहास विषय का एग्ज़ाम जो होना है उसमें हम लोग आज टर्म 2 के सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल क्वेश्चन सेट सारे करने के बाद आप इस पर भी एक नज़र डाल लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास के बच्चों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, 1857 की क्रांति के कारणों का उल्लेख करें। तो इसके पीछे है राजनीतिक कारण है, सामाजिक है, आर्थिक है, सैनिक है, प्रशासनिक है, धार्मिक कारण है जो निम्नलिखित है। पहला राजनीतिक कारण, तो राजाओं से गोद लेने का अधिकार छीन लिया गया। अंग्रेजों द्वारा कई राजाओं को राज्य से हटा दिया गया। अवध के नवाब को कोलकाता भेज दिया गया। आर्थिक कारण है, अंग्रेजों ने जागीरदारों की जागीरें छीन लिया था, जमींदारों की जमीनों की नीलामी करवा दी, भू राजस्व बढ़ा दिया। तीसरा धार्मिक कारण, अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करना चाहते थे। अंग्रेज सरकार ने गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस सैनिकों को दिए जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था। इससे सैनिकों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। सामाजिक कारण, अंग्रेजों ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा पर रोक लगा दिया तथा विधवा विवाह शुरू कर दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिमों की सामाजिक मान्यताओं में ठेस पहुंची और उनके मन में विद्रोह का भाव पनपने लगा। सैनिक कारण जो महत्वपूर्ण कारण है, सेना में अंग्रेजी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव किया जाता था। क्या था भेदभाव? तो भारतीय सैनिकों को निम्न पद दिए जाते थे। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था और उन्हें जानबूझकर चर्बी वाले कारतूस दिए जाते थे। छठा है विद्रोह के तत्कालीन कारण। सैनिकों के बीच यह अफवाह फैल गया था कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। इससे हिंदू और मुसलमान के लिए भयंकर रोष उत्पन्न हो गया था। तो ये सब कारण थे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में प्रारूप समिति की भूमिका का वर्णन करें। तो हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी से पहले ही स्वतंत्रता सेनानियों के बीच संविधान को लेकर सुगबुगाहट शुरू होने लगी थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। श्री सच्चिदानंद सिन्हा उस वक्त संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, लेकिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसे बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने, यहाँ होगा 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा। 13 दिसंबर साल 1946 को संविधान सभा जवाहरलाल नेहरू की ओर से पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। इसके बाद 165 दिनों के 11 सत्र भी बुलाए गए। भारत की आज़ादी के बाद देश के लीडरों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि देश कैसे चलाया जाए, मतलब देश का संविधान कैसा हो। इसके लिए आज़ादी के महज कुछ ही दिनों के बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर सोच विचार करने के बाद 21 फरवरी साल 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा के 11वें सत्र के आखिरी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान देश भर में लागू किया गया। देश भर में संविधान के लागू होते ही संविधान सभा को भंग कर दिया गया। प्रारूप समिति के सदस्य थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अंग्यार ये आज़ादी के पहले कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। अल्लादी कृष्णन स्वामी अय्यर ये मद्रास के एडवोकेट जनरल थे। कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ये एक साहित्यकार थे। इन्हें संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। BL मित्र ये एडवोकेट जनरल थे। DP खेतान ये एक प्रसिद्ध वकील थे। बाद में BPL मित्र की जगह N माधव राव और DP खेतान की जगह पर TT कृष्णामचारी को सदस्य बनाया गया। भारतीय संविधान सभा और प्रारूप समिति से जुड़ी कुछ अहम बातें, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। आज़ादी से पहले संविधान सभा के कुल 389 सदस्य, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में 200 से कुछ
अधिक ही सदस्य शामिल हुए। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कई समितियां नियुक्त की, जिनमें वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति प्रमुख थे। B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और भारत के संविधान के निर्माण में कुल 63,96,729 रुपये लगे। निष्कर्ष, इस तरह से ही प्रारूप समिति के सदस्यों ने मिलकर तैयार किया गया आज़ाद भारत का संविधान। ये संविधान देश में लागू भी कर दिया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया संविधान में संशोधन की मांग भी तेज होने लगी। जरूरत के अनुसार संविधान में कई बार संशोधन किया भी जा चुका है। भारतीय संविधान सभा, उसके संशोधन और प्रारूप समिति से जुड़ी कोई भी अपनी राय दे सकते हैं। तीसरा है, अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे? तो अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, अकबर 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा। उस समय मुगल साम्राज्य की स्थिति डमाडोल थी, परंतु अकबर ने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसे अपने समय का विशाल और सबसे समृद्ध राज्य बनाया। दूसरा, अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने किसी धर्म या संप्रदाय को बढ़ावा न देकर राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दिया। तीसरा है, अकबर के शासनकाल में सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता थी। चौथा है, पहली बार हिंदू जनता को मुसलमानों के समान आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई और हिंदुओं पर जजिया कर हटा दिया गया। पांचवा है, मुगल सम्राट अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से न केवल विवाह किया बल्कि उन्हें पूरी तरह हिंदू परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करने की अनुमति दी। चौथा नंबर क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। तो पृष्ठभूमि है, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से 26 जनवरी 1930 को आज़ादी की घोषणा पूर्व स्वराज जारी की। नमक मार्च से दांडी 6 अप्रैल को गांधी जी द्वारा अवैध नमक बनाने के साथ निष्कर्ष निकाला गया। 1930 में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध शुरू हो गया। उद्देश्य, तो इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा लागू नमक कानून के विरोध सविनय कानून को भंग करना था। दरअसल अंग्रेजी शासक ने भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने इस पर नमक पर कई गुना कर भी लगा दिया था, लेकिन नमक जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, इसलिए इस पर कर को हटाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो भारत के विभाजन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, मुस्लिम लीग की स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता। तो शिमला प्रतिनिधिमंडल के समय मुस्लिम नेताओं ने एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने की सोची, जिसका उद्देश्य केवल मुसलमानों के हित की रक्षा करना था। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, लोग यहाँ लिखा गया है, लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग का उद्देश्य और दृष्टिकोण सांप्रदायिकता और हट धार्मिकता का रहा। लीग का उद्देश्य विदेशी हुकूमत के प्रति राजभक्ति में वृद्धि और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रवाह को रोकना था। सन 1910 के समाप्त होते होते मुस्लिम लीग की प्रतिक्रियावादी नीति को शिथिल पड़ गई थी। मुसलमानों की नई पीढ़ी राष्ट्रीयता की ओर झुकने लगी थी। उनमें राष्ट्रीय विचारों का विकास होने लगा था, लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बिंदुओ, अजमल खां, डॉक्टर अंसारी जैसे आदि मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम राष्ट्रवाद के उत्कर्षण करने और सांप्रदायिकता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। दूसरा है, कांग्रेस के संतुष्टिकरण की दुर्बल नीति। भारत विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के लिए कांग्रेस की संतुष्टिकरण की दुर्बल नीति भी उत्तरदायी रही थी। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों को भी स्वीकार कर लिया था। अनेक अवसरों पर कांग्रेस ने अपने सिद्धांतों को तक त्याग दिया था। 1916 ईस्वी का लखनऊ समझौता में की गई भूल, जिसके अंतर्गत कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व और उनको उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्य भेजने के अधिकार को स्वीकार करना था। इससे मुसलमानों को बढ़ावा मिला। तीसरा है, सांप्रदायिक हिंसा। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद सांप्रदायिकता विद्वेष की आग बढ़ने लगी। सन 1921 में मालाबार से हुए भोपाल विद्रोह ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को चिंगारी प्रदान की। सन 1922 से लेकर 1927 ईस्वी तक हिंदू मुस्लिम उपद्रवों में इतना भयावह रूप धारण कर लिया कि दोनों संप्रदाय की एकता का अंत होने लगा। मुस्लिम लीग धीरे धीरे प्रतिगामी नेतृत्व की अधीनता में चले गए और मुसलमानों के बीच हिंदू राज्य दिखाकर अपनी जड़ें मजबूत कर प्रारंभ कर दिया। चौथा है, पाकिस्तान की मांग। डॉक्टर ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की पुस्तक के अनुसार सन 1930 में सर मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग का सभापति बना। उसने अपने भाषण में कहा, मुस्लिम हितों की सुरक्षा एक पृथक राज्य की स्थापना के द्वारा ही संभव हो सकती है। इकबाल ने उन सभी मुसलमान बुद्धिजीवियों को गंभीरता से प्रभावित किया जिन्होंने पाकिस्तान बनाए जाने की मांग की। यद्यपि इकबाल ने पाकिस्तानी शब्द को जन्म नहीं दिया था,
इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहम अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए छोटे पैम्फलेट अब या फिर कभी नहीं में किया और दक्षिण में हैदराबाद, उत्तर पूर्व में बंगाल और 3 मुसलमानी राज्यों को एक संघ राज्य में सम्मिलित करके उसका नाम पाकिस्तान रखने का विचार व्यक्त किया। सन 1940 में अपने लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अस्पृश्यता पाकिस्तान की मांग रखी। पाकिस्तान की पृष्ठभूमि का निर्माण पर्याप्त समय से पहले ही हो चुका था। छठा है, भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है? तो उपनिवेश का अर्थ है कि किसी समृद्ध या शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को सुधारने के लिए, यहाँ हो जाएगा सुधारने के लिए, किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना उपनिवेशवाद कहलाता है। इसका प्रभाव क्या है? तो उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण भारत ने आधुनिक विचारों को जाना। उपनिवेशवाद एक स्थिति में विरोधाभास की स्थिति। इस दौर में भारत ने पश्चात उदारवाद तथा स्वतंत्रता को आधुनिक रूप में जाना। इस पश्चिमी विचारों के विपरीत भारत में ब्रितानी उपनिवेशवादी शासन के अंदर स्वतंत्रता तथा उदारता का अभाव था। दूसरा है, ब्रिटिश नीतियों का सबसे बड़ा प्रभाव भारत से धन की निकासी था। भारतीय अर्थव्यवस्था कोई संदेह नहीं है मुख्य रूप से एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, लेकिन भारतीय कारीगरों ने भारतीय और यूरोपीय खरीदारों की मांगों को पूरा करने के लिए थोक में माल का उत्पादन किया। कई शहर व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए। सातवां है, 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। तो 1857 के विद्रोह के भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना जाता है। क्रांति का संगठन करने के लिए छावनियों में रोटी व कमल के प्रतीकों का व्यापक प्रचार किया गया। यह एक मौलिक सूझ थी। रोटी के प्रचार का यह संकेत था कि भारतीय पेट के इतने गुलाम बने कि आज़ादी की रोटी को कमाने की बात भी भूल बैठे। कमल के प्रचार का यही अर्थ था कि उन्हें अपने देश में खुशहाली लाना था। 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण निम्न है। पहला, संगठन और एकता का अभाव। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल रहने के पीछे संगठन और एकता का अभाव प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा। इस क्रांति की न तो कोई सुनियोजित योजना ही तैयार की गई और न ही कोई ठोस कार्यक्रम था। इसी कारण यह समिति और असंगठित बनकर रह गया। दूसरा, नेतृत्व का अभाव। क्रांतिकारियों के पास यद्यपि नाना साहेब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे आदि योग नेता थे, किंतु फिर भी इस आंदोलन का किसी एक व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया, जिस कारण से यह आंदोलन अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हो सका। तीसरा है, परंपरावादी हथियार। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेज सैनिक पूर्णतः आधुनिक हथियार व गोला बारूद का उपयोग कर रहे थे। भारतीय सैनिक अपने परंपरावादी हथियार तलवार, तीर कमान, भाले, बर्छे आदि के सहारे ही युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे, जो उनकी पराजय का कारण बना। चौथा है, सामंतवादी स्वरूप। 1857 के संग्राम में एक और अवध, रुहेलखंड आदि उत्तरी भारत के सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो दूसरी ओर पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के शासकों ने विद्रोह के उन्मूलन में अंग्रेजी हुकूमत को सहयोग किया। इस तरह यह स्वतंत्रता संग्राम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। क्रांतिकारियों द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करने के बावजूद भी बहादुर शाह के लिए यह क्रांति उतनी ही आकस्मिक थी जितनी कि अंग्रेजों के लिए थी। यही कारण था कि अंततः बहादुर शाह को लेफ्टिनेंट हडसन ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। समय से पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति। 1857 की क्रांति का असफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि यह क्रांति समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई। यदि यह क्रांति एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत लड़ी जाती तो इसकी सफलता के अवसर ज़्यादा होते। इसी तरह आंदोलन के प्रचार प्रसार में भी क्रांतिकारी नेतृत्व असफल रहा। इसका असर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर गहराई से पड़ा। स्थानीयता। 1857 की क्रांति में स्थानीय उद्देश्य होने से आम भारतीयों को व्यापक जुड़ाव इसमें नहीं हो सका। इस समय केवल उन्हीं शासकों ने क्रांति में हिस्सा लिया जिनके हित सामने आ रहे थे। 1857 की क्रांति की असफलता का यह भी एक कारण है। और फिर है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यद्यपि पराजय का सामना करना पड़ा, किंतु इस क्रांति के बड़े गहरे व दूरगामी परिणाम सामने आए जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। क्रांति ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। तो बच्चों, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल सेट करने के बाद जरूर एक नज़र इसको देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।